सामने वाला कैमरा तो सही नहीं आता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी। ने ज्योग्राफी में काफ़ी सारी चीज़ होती है। ज्योग्राफी में अपन यानी कि केवल ज्योग्राफी नहीं पढ़ते। ने ज्योग्राफी में अपन एक तो पढ़ते हैं शुरुआत में टोपोग्राफी। टोपोग्राफी के बाद में अपन पढ़ते हैं कि पहले पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी, उसके बाद में पढ़ेंगे टोपोग्राफी, टोपोग्राफी के बाद में जियोलॉजी, और जियोलॉजी के बाद में पढ़ते हैं ज्योग्राफी। तो इतनी सारी चीज़ें होती है ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, आज से हम इनकी ज्योग्राफी की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज ज्योग्राफी का पहला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरा मत तो ज्योग्राफी। ठीक है, अपन शुरुआत करने वाले हैं जैसे इनकी ज्योग्राफी में पहली चीज पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में क्या बताया जाता है? एस्ट्रोनॉमी में ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई और ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, तारामंडल कैसे बने, नक्षत्र कैसे बने, सुपर क्लस्टर क्या है, क्लस्टर क्या है, और जो हमारी आकाशगंगा क्या है, यानी कौन कौन सी हमारी पड़ोसी आकाशगंगा है और हम किस आकाशगंगा में रहते हैं, ये सारी चीज़ों का अपन अध्ययन करेंगे। ब्लैक होल। ठीक है, तो अपन शुरुआत करने जा रहे हैं तारों का निर्माण कैसे होता है। पहला टॉपिक अपना तारों का निर्माण कैसे होता है। तो तारों का निर्माण जब गैस के कण थोड़े दूर दूर होते हैं, जब गैस के कण थोड़े दूर दूर होते हैं तो इन्हें कहते हैं विरल गैस। क्या कहेंगे? विरल गैस। यानी जब गैस के कण थोड़े और अधिक निकट आने लगते हैं, जब गैस के कण थोड़े और अधिक निकट आने लगते हैं तो इन्हें कहते हैं निहारिका। और जब गैस के कण थोड़े और काफी अधिक निकट आ जाते हैं, भयंकर वाले निकट आ जाते हैं, तो तारों का निर्माण हो जाता है। तारों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो पहले होगा विरल गैस, जब गैस के कण दूर है तो इसे कहते हैं विरल गैस। जब गैस के कण थोड़े और अधिक निकट आ गए तो इन्हें कहते हैं निहारिका। निहारिका के बाद में होता है तारों का निर्माण। तारों में क्या होता है? तारों में हाइड्रोजन गैस का हीलियम में संलयन होता है। हाइड्रोजन गैस का हीलियम में संलयन होता है तारों में। तो हाइड्रोजन का संलयन होता है हीलियम में गैस में, और ये जो हाइड्रोजन गैस का हीलियम गैस में संलयन होता है, ये जो अपन देखते हैं गैस का सिलेंडर होता है। अब इनकी हाइड्रोजन गैस का हीलियम गैस में संलयन होता है तो काफ़ी अधिक ऊष्मा निकलती है, काफ़ी अधिक ऊष्मा निकलती है। तारा उन्हें कहते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है, खुद का प्रकाश होता है और खुद की ऊष्मा होती है। तो तारों के पास ये ऊष्मा आई कहाँ से? तारों के पास यह ऊष्मा आई कहाँ से? तो जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का हीलियम गैस में संलयन हुआ तो इसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा बनी। तो ये जो हाइड्रोजन गैस का हीलियम गैस में संलयन हुआ, जो ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस रहती है, ये प्लाज्मा अवस्था में होती है। अब ये प्लाज्मा अवस्था क्या है? प्लाज्मा अवस्था, ये जो हाइड्रोजन गैस का हीलियम गैस में संलयन हुआ और ये जो हीलियम गैस है, ये प्लाज्मा अवस्था में रहती है। तारों के अंदर लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है। हाइड्रोजन गैस का हीलियम गैस में संलयन होता रहता है और इनकी तारों के पास खुद की हीट होती है, ऊष्मा होती है, और इस ऊष्मा के कारण इनकी तारे चमकते रहते हैं। तारे क्या करते हैं? चमकते रहते हैं। तो हाइड्रोजन गैस का हीलियम गैस में संलयन हुआ, ये हीलियम गैस रहती है प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा अवस्था में। अब प्लाज्मा अवस्था क्या है? ठोस और लिक्विड के बीच की अवस्था, ठोस और द्रव के बीच की अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। जैसे दूध की जो थर होती है वो प्लाज्मा अवस्था, दही है प्लाज्मा अवस्था, जो अपने की खकार आती है जिसे बलगम कहते हैं वो प्लाज्मा अवस्था। ये सारी चीज़ होती है प्लाज्मा अवस्था। अगर तारों के अंदर ये गैस प्लाज्मा अवस्था में न रहकर गैस रूप में रहती तो अपन देखते हैं रसोई घर का जो गैस का सिलेंडर होता है उसमें आग लगा दे तो उसमें इनकी बैंकर वाला विस्फोट होता है, बैंकर वाला विस्फोट होता है। लेकिन अब ये पढ़ते हैं कि तारों के अंदर गैस होती है और उसके अंदर इनकी ऊष्मा भी होती है, आग लगती रहती है, तो फिर उसमें विस्फोट क्यों नहीं होता भाई? है नहीं है, विस्फोट क्यों नहीं होता? तो विस्फोट इसलिए नहीं होता क्योंकि तारों के अंदर जो गैस होती है वो प्लाज्मा अवस्था में रहती है। किसमें रहती है? प्लाज्मा अवस्था में रहती है, तारों के अंदर जो गैस होती है। तो तारों में पहली स्टेज पड़ी अपन ने, जब गैस के कण थोड़े निकट हुए तो उन्हें कहते हैं विरल गैस, और जब गैस के कण और अधिक निकट आए तो इन्हें कहेंगे निहारिका। निहारिका के बाद में जब गैस के कण और अधिक पास पास आने लगे तो इसे कहते हैं तारा। तो तारों का निर्माण हो जाता है। अब तारों के बाद में क्या होता है? तारों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, या तारों तक आगे, अब आगे देखते हैं।
ये तारों में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का हीलियम गैस में संलयन होता है, लेकिन कोई भी चीज़ों प्रत्येक चीज की एक लिमिट होती है। तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस का हीलियम गैस में संलयन होता रहता है, ये प्रोसेस इनकी जो इनका जीवन काल है वो 5 अरब वर्ष का है। यानी कि वैज्ञानिकों का दावा है कि जो तारों के अंदर हाइड्रोजन गैस का हीलियम गैस में संलयन होता रहे, ये 5 अरब वर्ष तक संलयन होता रहेगा। इसके बाद में हाइड्रोजन और हीलियम गैस में इनकी कमी आने लगेगी। तो कमी आने लगेगी, ठीक है। तो फिर इनके तारों का आकार, इनकी जैसे तारों के अंदर 90% ईंधन खत्म हो जाएगा। ध्यान से, जब तारों के अंदर 90% ईंधन खत्म हो जाएगा तो तारों का आकार बढ़ने लगेगा। क्या बढ़ने लगेगा? तारों का आकार बढ़ने लगेगा और इनके वो लाल रंग के हो जाएंगे। तारों का आकार बढ़ने लगेगा और वो लाल रंग के हो जाएंगे। जब इनके अंदर ये तारों का आकार बढ़ने लगेगा, जब 90% ईंधन जब इनके अंदर 90% ईंधन खत्म हो जाएगा तो तारों का आकार बढ़ने लगेगा, तारों का आकार बढ़ने लगेगा और ये लाल रंग के हो जाएंगे। जब इनके अंदर ये अपना था शुरुआत में बिरल, इसके बाद में आया निहारिका, तारा, यानी कि जब तारों का 90% ईंधन खत्म, तो तारों का आकार होने लगेगा बड़ा आकार होने लगेगा। अब कंडीशन क्या होती है? अब अपन सूर्य को काम में लेंगे। जिन तारों का आकार सूर्य से 1.5 गुना छोटा होता है, क्या? जिन तारों का आकार, एक्चुअली वैल्यू होती है 1.44, जिन तारों का आकार सूर्य से छोटा होता है, क्या? एक तो कंडीशन ये सूर्य मान लेते हैं अपन। जिन तारों का आकार सूर्य से 1.44 गुना छोटा होता है, उनमें जब, अब यहाँ तक तो अपना इनकी 90% ईंधन खत्म हो गया, इसमें क्या हो गया? 90% ईंधन खत्म हो गया। अब इनकी 90% ईंधन खत्म हो गया। अब आगे की कंडीशन है, सूर्य को आधार मान लेते हैं। अब जिन तारों का आकार सूर्य से छोटा होता है, ठीक है, सूर्य से छोटा होता है, जब उनमें 95% ईंधन खत्म हो जाएगा, जब उनमें 95% ईंधन खत्म हो जाएगा तो उन्हें कहते हैं श्वेत बामन। क्या कहेंगे? श्वेत बामन। इस श्वेत बामन को जीवाश्म तारा भी कहते हैं। क्या कहेंगे? जीवाश्म तारा भी कहते हैं। श्वेत बामन, जब इनमें 95% ईंधन खत्म हो जाएगा तो इन्हें कहते हैं श्वेत बामन। लेकिन जब इसमें कंप्लीटली पूरी तरीके से 100 का 100% ईंधन खत्म हो जाएगा तो तारे चमकना बंद कर देंगे। तारे क्या करेंगे? तारे चमकना बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे जगह नहीं है, थोड़ा नीचे ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके आगे नीचे लेते हैं। जब तारों में पूरा कंप्लीटली 100 का 100% ईंधन खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो उसे कहेंगे काला बामन। क्या कहेंगे? काला बामन। जब इनकी 100% ईंधन खत्म हो जाएगा, तारा चमकना बंद कर देगा। इसके बाद में उस तारे में क्या होगा? आगे इनकी 100% ईंधन खत्म, आगे उस तारे में आगे जाकर विस्फोट हो जाएगा। क्या होगा? विस्फोट हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो, अपन ने सूर्य को आधार माना। जिन तारों का आकार सूर्य से 1.44 गुना छोटा था, उनमें जब 95% ईंधन खत्म हो गया तो उसे कहेंगे श्वेत बामन। श्वेत बामन को जीवाश्म तारा भी कहते हैं।
जब उनमें कंप्लीटली 100% ईंधन खत्म हो जाएगा तो उसे कहते हैं काला बामन। क्या कहेंगे? काला बामन। ठीक है, जब काला बामन में पूरा ईंधन, ये काला बामन होते ही तारा चमकना बंद कर देता है और आगे जाकर कुछ दिनों के बाद उसमें क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। अब ध्यान से सुना, ये तो अपन ने पढ़ा कि जिन तारों का आकार सूर्य से 1.44 गुना छोटा था। आप पढ़ेंगे जिन तारों का आकार सूर्य से 1.44 गुना बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे नीचे देख लेते हैं, ये सूर्य, ठीक है। अब पॉइंट 44 गुना बड़ा। ठीक है, अब 1.44 गुना बड़ा। अब यानी कि जब अपन ने शुरुआत से पढ़े तो पहले पढ़ा यानी कि विरल गैस के बाद में निहारिका के बाद में तारों का निर्माण हुआ, और तारों में यानी कि जब 90% ईंधन खत्म हो जाता है तो तारों का आकार बड़ा हो जाता है, वो लाल रंग के हो जाते हैं, जिन्हें रेड जाइंट कहते हैं। क्या कहेंगे? रेड जाइंट कहते हैं। लेकिन मैंने आगे लिया कि मैंने सूर्य को एक आधार माना, और सूर्य को आधार मानते हुए जिन तारों का आकार सूर्य से 1.44 गुना छोटा था, उनमें जब 95% ईंधन खत्म हो गया तो उन्हें कहा श्वेत बामन, जिसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। इसके बाद जब उनमें 100% ईंधन खत्म हो गया तो उन्हें कहते हैं काला बामन। क्या कहेंगे? काला बामन। ठीक है, अब काला बामन की स्टेज में आते तारा चमकना बंद कर देता है, इसके बाद तारों में विस्फोट हो जाता है। अब आगे बात करते हैं, इन्हें जिन तारों का आकार सूर्य से 1.44 गुना बड़ा होता है। ठीक है, जिन तारों का आकार सूर्य से 1.44 गुना बड़ा होता है, उनमें जब 95% ईंधन खत्म हो जाता है, जब उनमें 95% ईंधन खत्म हो जाता है तो उसे कहते हैं अभिनव तारा। क्या कहेंगे? अभिनव तारा। ठीक है, अब जब उनमें अभिनव तारे में 100% ईंधन खत्म हो जाएगा तो ये अभिनव तारा यानी 4 टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, जब इसमें अभिनव तारा कब कहेंगे? जब इसमें 95% ईंधन था, 95% ईंधन खत्म। जब अभिनव तारे में पूरा का पूरा 100% ईंधन खत्म हो जाएगा तो ये इसमें क्या हो जाएगा? विस्फोट कर जाएगा और ये छोटे छोटे 4 टुकड़ों में टूट जाता है। नंबर 1, जब अभिनव तारे में 100% ईंधन खत्म हो गया तो ये 4 टुकड़ों में टूट गया। पहले का नाम है पॉजिट्रॉन, दूसरे का नाम है पल्सर, तीसरे का नाम है क्वेसर और चौथे का नाम है ब्लैक होल। तो जो पॉजिट्रॉन तारा होता है ये आवेश रहित होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, और ये जो पल्सर और क्वेसर होता है, साथ में पॉजिट्रॉन तारा, जैसे कोई भी चीज टूटी तो ऐसे टूटे, ऐसे थोड़ी टूटेगी, इनकी समान आकार की जो कुछ यानी कि कुछ भाग बड़ा होगा, यानी कुछ भाग मीडियम साइज का होगा, कुछ भाग इनकी थोड़ा और इनकी कम मीडियम साइज का होगा, कुछ भाग कत्ते इनकी बारीक होगा। तो ये सबसे बड़ा भाग है अभिनव तारा टूटा, उससे टूटे हुए तारे का ये सबसे बड़ा भाग है पॉजिट्रॉन। इससे यानी कि यह आवेश रहित होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता। दूसरे बात आता है पल्सर, ये छोटे आकार का होता है, और यानी कि क्वेसर और भी छोटे आकार का होता है। और ये पल्सर और क्वेसर इनकी तेज गति से गुणन करते हैं। क्या करते हैं? पल्सर और क्वेसर तेज गति से गुणन करते हैं, दौड़ादड़ अपने एक्स पर इनकी घूमते रहते हैं। फिर आता है ब्लैक होल। आप ध्यान से सुनो, ब्लैक होल के बारे में इनकी कल के वीडियो में पूरा कंप्लीट होगा, पूरा कंप्लीट है इनकी ब्लैक होल क्या है, आकाश गंगा यानी कि ब्लैक होल को इनकी कुछ शक्ति अपनी ओर खींच रही है, फिर ब्लैक होल टूटेगा,
ब्लैक होल टूटेगा यानी कि सुपर क्लस्टर में, सुपर क्लस्टर से बाद में आएंगे क्लस्टर, क्लस्टर के बाद में आएंगे अपन तारामंडल पे, तारामंडल के बाद में आएंगे नक्षत्र पे, नक्षत्र के बाद में आएंगे अपन सूर्य पे, यानी कि सूर्य पे, सूर्य के बाद में यानी कि ग्रहों पे, इन ग्रहों का निर्माण वगैरह तो पूरी डिटेल से कल पढ़ेंगे ब्लैक होल के बारे में। लेकिन ब्लैक होल की एक चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथियों के वजन के बराबर होता है। मैं आपसे कहूँ कि एक बड़ा सा चद्दर लो, चद्दर लो और उस चद्दर को यानी कि एक बड़ा सा चद्दर लिया, फिर इनके बीच में ऐसे उठा के बीच में इनके ऐसा कर दिया, फिर इनकी ऐसे यानी कि बीच में इनकी फिर तोड़ दिया, यानी कि बड़े से चद्दर को यानी कि कूट के लोहे से इतना सा कर दिया। तो बड़े से चद्दर का घनत्व तो पहले कम था, लेकिन जब उसे कूट कर दिया तो उसका घनत्व तो बहुत अधिक हो गया, वो बहुत अधिक भारी हो गया, बहुत अधिक भारी हो गया। ध्यान से सुनो, ब्लैक होल की एक चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथियों के वजन के बराबर। कितना? 10 हाथियों के वजन के बराबर, ठीक है। और जो ब्लैक होल की सीमा के बारे में बताया था वो चंद्रशेखर नाम के व्यक्ति ने बताया था। ब्लैक होल का जो घनत्व काफी अधिक है, सूर्य, पृथ्वी, बृहस्पति वगैरह सारे ग्रहों से बहुत 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 अधिक है इसका घनत्व। घनत्व अधिक होने का मतलब क्या होता है? घनत्व का मतलब होता है D बराबर m/b, यानी कि D बराबर m/b। घनत्व का मतलब क्या हो? जैसे D बराबर m/b, यानी कि आकार छोटा है, वजन अधिक है। आयतन क्या बताता है? आकार को बताता है। और m क्या बताता है? मास, n के वजन को बताता है। यानी कि आकार छोटा है और n की वजन भयंकर है, वजन भयंकर, ठीक है। तो D बराबर m/b। अब दूसरी चीज यानी कि वजन अधिक होगा तो ग्रेविटी भी अधिक होगी, इसकी ग्रेविटी काफी अधिक है, ग्रेविटी काफी अधिक है। तो चंद्रशेखर नाम के व्यक्ति ने यानी ब्लैक होल के बारे में इनकी थोड़ा पता लगाने की कोशिश की और इसने मैंने ब्लैक होल की सीमा के बारे में बताया, यानी जिसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अब ध्यान से सुनो पूरा आगे से। तारों का निर्माण कैसे हो? गैस के कण निकट आए, यानी कि विरल गैस, निहारिका, तारा। तारों में 90% ईंधन खत्म हो गया तो उसे कहेंगे रेड जाइंट। अब अपन ने सूर्य एक तारा है, अब सूर्य को आधार मान लिया। जिन तारों का आकार सूर्य से 1.5 गुना छोटा था, जब उनमें 95% ईंधन खत्म हो गया तो उसे कहेंगे श्वेत वामन। फिर इनकी 100% ईंधन खत्म हो गया, काला वामन, फिर विस्फोट कर गया। जिन तारों का आकार सूर्य से 1.44 गुना बड़ा होता है, उनमें जब 95% ईंधन खत्म हो गया तो अभिनव तारा, जब पूरा 100% ईंधन खत्म हो जाता है तो विस्फोट कर जाता है। इस कारण अभिनव तारा को विस्फोटक तारा भी कहते हैं। क्या? अभिनव तारा को विस्फोटक तारा भी कहते हैं। फिर विस्फोटक तारा 4 टुकड़ों में टूटा। सबसे बड़ा भाग पॉजिट्रॉन, उसके बाद में पल्सर और क्वेसर। पॉजिट्रॉन ये आवेश रहित तारा है, आवेश रहित भाग है इसका, यानी कि आवेश रहित भाग है। पल्सर और क्वेसर अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से गुणन करते हैं, बहुत तेज गति से गुणन करते हैं। ब्लैक होल इनकी जो आयतन कम है, यानी कि जगह कम घेरे हुए, लेकिन इसका वजन भयंकर है, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं कि तारे क्यों चमकते हैं, किसके कारण चमकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो। तारों का कलर डिपेंडेंट करता है कि तारा कौन से कलर का होगा, उसके पृष्ठ, यानी कि जो ये तारा है, ये तारा है, ये क्या है? तारा। और ये वाला भाग, यानी कि ये वाला भाग, इसका क्या है? पृष्ठ। में क्या है? पृष्ठ। तो ये क्या है? पृष्ठ। अब पृष्ठ का तापमान अधिक होगा, पृष्ठ का तापमान अधिक होगा तो तारे का तापमान भी अधिक होगा। अगर पृष्ठ का तापमान कम है तो तारे का तापमान भी कम है। अगर पृष्ठ का तापमान मीडियम साइज का है तो तारे का तापमान भी मीडियम साइज का, ठीक है। तो तारों का जो टेम्परेचर डिपेंडेंट करता है पृष्ठ, यानी पृष्ठ पर, इससे पृष्ठ पर, पृष्ठ पर डिपेंडेंट करता है तारों का। अब यानी कि जिन तारों का टेम्परेचर अधिक होता है, ध्यान से सुनो, जिन तारों का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है वो ब्लू कलर के होते हैं, नीले कलर के होते हैं। जिन तारों का टेम्परेचर थोड़ा मीडियम होता है वो सफ़ेद कलर के होते हैं। जिन तारों का टेम्परेचर बहुत कम होता है वो लाल कलर के होते हैं। दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि लाल कलर का है तो यहाँ टेम्परेचर अधिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोबारा से,
जिन तारों का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है वो कैसे कलर के होते हैं? नीले कलर के होते हैं। जिन तारों का टेम्परेचर मीडियम साइज का होता है वो सफेद कलर के होते हैं। जिन तारों का टेम्परेचर बहुत कम होता है वो लाल कलर के होते हैं। थैंक यू दोस्तों, आगे कल के वीडियो में देखेंगे। ठीक है।